इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे कभी भी आप किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल ये एग्जामिनेशंस देने जाते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम में आएगा। हम जब भी प्रबंध को पढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रबंध की एक नया कंसेप्ट, मैनेजमेंट का एक न्यू कंसेप्ट आपके सामने आता है जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, ये क्यों किया जाता है, या वैज्ञानिक प्रबंध का कंसेप्ट क्या है। तो प्रबंध के सिद्धांतों में एक बहुत ही नया वर्ड वैज्ञानिक प्रबंध जोड़ा गया, जिसको किसने डेवलप किया या जिसने प्रबंध के इतिहास को परिवर्तित करके रख दिया। वैज्ञानिक प्रबंध ने प्रबंध के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है कि जब हम प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उसमें एक नवीन विचारधारा जुड़ी जिसको कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी कि वैज्ञानिक प्रबंध के शब्द को किसने प्रतिपादित किया और क्यों इसको वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया, और ये विज्ञान की जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो पुरानी प्रबंध की तकनीकों से किस प्रकार से भिन्न है। तो चलिए आज हम एक बार समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध को। तो वैज्ञानिक प्रबंध अपनी प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसे क्लासिकल विचारधारा भी कहा जाता था। यानी जिस समय प्रबंध को हम विस्तार कर रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो सबसे पहली अवस्था थी, उस समय एक वर्ड यूज किया जाने लगा जिसको कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध। ये व्यवसाय या प्रबंध की जब विकसित अवस्थाएं चल रही थी उस समय इसको विकसित किया गया, जिसको हमने क्लासिकल विचारधारा भी कहा गया। क्लासिकल विचारधारा के दो वर्ग थे, एक फ्योल का प्रशासनिक ज्ञान और दूसरा मैक्स वेबर्स की अफसरशाही। कि जब हम प्रबंध को विकसित कर रहे थे तब अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कंसेप्ट रखे प्रबंध को विकसित करने के, इसके सिद्धांतों को लेकर। कि जब प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया जा रहा था तो एक थे हेनरी फेनॉन, जिन्होंने प्रशासनिक ज्ञान के बारे में कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध एक प्रशासनिक ढंग से किया जाना चाहिए, जबकि मैक्स वेबर्स का कहना था अफसरशाही, यानी कि जो बॉस कहेगा वो सही, बॉस इज ऑलवेज राइट, हमें सिर्फ अफसरों की बात को सुनकर कार्य को करना है। तो इसी बीच में जब ये दो विचारधाराएं डेवलप हो रही थी तब एक नया पर्सन निकल कर आया जिसको कहा गया रॉस टेलर या एफ.डब्ल्यू. टेलर। कभी नाम सुना है एफ.डब्ल्यू. टेलर का? कौन था एफ.डब्ल्यू. टेलर? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक नए कंसेप्ट को आपके सामने रखा जिसको कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध को समझने से पहले मैं आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ समझाना चाहूंगी कि मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। तो फ्रेडरिक विस्लो टेलर। प्रबंध के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे आपको इनकी अलग अलग जगह पे इनकी परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। इन्होंने प्रबंध को परिभाषित किया, नियोजन, संगठन, नियंत्रण। तो प्रबंध के क्षेत्र में एफ.डब्ल्यू. टेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। फ्रेडरिक विस्लो टेलर, जिसको कहा जाता है, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से अत्यधिक प्रचलित है, इनको कहा गया एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर, जिन्होंने 20 मार्च 1856 से लेके 21 मार्च 1915 तक अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये कब से? 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915 तक अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर था जिसे औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहता था। जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और जो ये चाहते थे कि औद्योगिक क्षेत्र में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि किस प्रकार से की जा सके। यानी कि उनका ये थॉट प्रोसेस था कि संस्था में कार्य करने को इस तरीके से किया जाए कि हम कम समय में लोगों से ज्यादा काम करवा पाए। 1874 में वो एक शिक्षार्थी मैकेनिक बना। इन 1874 अगर हम उनके जीवन को देखें तो 1874 में ये क्या बने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग
इंजीनियर बने जिन्होंने नीचे के स्तर पर कारखाना परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अभी हम मैंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सी लेवल पर वर्क किया? देखो, नीचे के स्तर का मतलब ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट थे। मैंने आपको 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझाए थे, तो ये कौन से लेवल पर कार्य कर रहे थे? लोअर लेवल पर, कि जो एक्चुअल में वर्कर परफॉर्म कर रहा है, जो कर्मचारी आपके लिए कार्य कर रहा है, उससे हमें कार्य किस प्रकार से करवाना है। तो इन्होंने इसी संबंध में अपने सारे सिद्धांतों को क्या किया है? विस्तृत किया। तो ये खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर के क्या थे? विद्यार्थी थे और बाद में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री भी प्राप्त की। एफ.डब्ल्यू. टेलर के लिए अगर आप और जाने तो टेलर का ये मानना था कि यदि वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। टेलर ने जब लोअर लेवल पे कार्य करना स्टार्ट किया तो मैनेजमेंट या संगठन में कार्य की काफी सारी कमियों को उन्होंने ढूंढा और उनका ये मानना था कि हम यदि कार्य को वैज्ञानिक रीति से और विश्लेषण के साथ करें, किसी का मतलब किसी काम को करने में कितना समय लग सकता है और क्या कोई वर्कर उसको जल्दी कर सकता है। यदि वो जल्दी कर लेता है तो आप किस तरीके से उसको रखेंगे, क्या कार्य को करने का कौन सा तरीका होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि यदि इन सभी चीजों को हम वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करें तो इनको करने का हम सर्वोत्तम ढंग ढूंढ सकते हैं। इसी के लिए 1911 में उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। यानी अगर आपसे कोई पूछे ना हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की रचना किसने की थी, तो वैज्ञानिक प्रबंध की रचनाकर्ता एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, जिन्होंने 1911 में इसको क्या किया था? रचित किया था। क्यों रचित किया था? क्योंकि उनका ये कहना था कि प्रबंध के अंदर विज्ञान की तकनीकों के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हम कम समय में अधिक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने 1900 में डॉर्टमाउथ कॉलेज में स्थापित डक स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर भी रहे। 1900 में वो किस कार्य कर रहे थे? डक स्कूल में बिजनेस प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि 1884 में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमताओं के कारण मिडवेल स्टील कंपनी के कार्यकारी अधिकारी बने। आप जीवन परिचय अगर इनका देखें तो इन्होंने अपना पूरा योगदान प्रबंध के ही क्षेत्र में दिया। इन्होंने डक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस के प्रोफेसर रहे और 1884 में अपनी नेतृत्व क्षमताओं के कारण ये मिडवेल स्टील कंपनी के कार्यकारी अधिकारी यानी कि एक प्रबंधक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो टेलर ने क्या कहा? टेलर का पूरा कंसेप्ट ये था कि कार्य को करने की एक सही रीति होनी चाहिए और उसी तरीके से हम कार्यों को क्या कर सकते हैं? संचालित कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में आगे टेलर ने अपने जीवन में उन्होंने 1898 में बेथलेम आयरन कंपनी में भी प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? 1898 में, जो बाद में बेथलेम स्टील कंपनी बनी। मूल रूप से कार्यानुसार मजदूरी पद्धति लागू करने के लिए रखा गया था। मूल रूप से उन्हें वहां उस व्यवसाय में किस लिए रखा गया? कार्यानुसार मजदूरी पद्धति को लागू करने के लिए रखा गया। बेथलेम आयरन कंपनी में जब उन्होंने काम किया तो उनकी ड्यूटी ये थी कि मजदूरों को उनके कार्य के अनुसार वेतन किया जाए। इसका मतलब जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करता है उसको अधिक वेतन दिया जाए और जिस व्यक्ति ने काम कम किया है उसको कम वेतन दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति कम समय में ज्यादा कार्य करता है तो उसको बोनस भी दिया जाए। इस संबंध में टेलर का योगदान बहुत अधिक रहा।
अफसरशाही। हम यहाँ अफसरशाही का वर्णन नहीं करके वैज्ञानिक प्रबंध के फ्योल के सिद्धांतों का वर्णन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि फ्योल के सिद्धांत क्या थे और वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों से किस प्रकार अलग थे। 1915 में निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आपसे टेलर का जीवन परिचय पूछा जाता है तो टेलर कौन थे? टेलर साइंटिफिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध के प्रवर्तक थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रबंध के वैसे साइंटिफिक प्रबंध के संबंध में अपना योगदान दिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1915 में निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब कंसेप्ट हमारे सामने जो हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं और ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो अभी हाल मैंने आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो वो ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया। औद्योगिक क्रांति के समय प्रारंभिक दिनों में जब कारखाना संगठन में कोई स्थापित पद्धति का मनीषा नहीं थी, कारखाना मालिक तथा प्रबंध का कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अंगूठा टेक नियम किसे कहा जाता था। तो जब व्यवसाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, उस समय संगठन में कोई स्थापित पद्धति नहीं थी कि कार्य को कैसे करना है। जैसे आज के समय में तो हम मैनेजमेंट की इतनी तकनीकों को पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री भी आ चुकी है। प्रबंधक के रूप में वही व्यक्ति कार्य करेगा जो कौन एक अच्छा प्रबंधक है, जिससे प्रबंध के संबंध में ज्ञान प्राप्त है। निर्णय लेने के लिए हम विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं कि क्रय से संबंधित निर्णय क्रय विशेषज्ञ लेता है, या फिर वित्त से संबंधित निर्णयों के लिए, फाइनेंस के निर्णयों के लिए हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी बुलाते हैं। बट जब व्यवसाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, उस स्थिति में जो कारखाने का मालिक अथवा प्रबंधक था, जिसने उस व्यवसाय को क्या किया है, प्रारंभ किया है, वो प्रबंध का कार्य करते हुए आने वाली सभी समस्याओं का अधिकांश निर्णय अपने व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करते थे। यानी किसी व्यक्ति को रखना है तो वो उनका निर्णय है, किसी व्यक्ति को निकालना है तो वो उनका निर्णय है, क्रय कितनी करनी है, विक्रय कितनी करनी है, हमें व्यवसाय में कितना लाभ कमाना है, यदि हानि हो रही है तो उसके क्या कारण है, ये सारे निर्णय वो अपने व्यक्तिगत निर्णयों से ले लेते थे। इसका मतलब इसके लिए वो किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई सलाह मशवरा या राय प्राप्त नहीं करते थे। इसीलिए इसे कहा गया अंगूठा टेक नियम, क्योंकि बिना किसी जानकारी के वो ये निर्णय ले रहे थे। हमने हमेशा एक बात पढ़ी है कि एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में निपुण हो या सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो, ये जरूरी नहीं। एक व्यक्ति यदि लेखांकन में अच्छा है तो क्या वो विज्ञान में भी अच्छा होगा? नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से विक्रय या सेल्स कर सकता है तो क्या वो उतनी ही अच्छे से प्रोडक्शन भी कर पाएगा? जरूरी नहीं है। तो अंगूठा टेक नियम ये मानता था कि व्यवसाय के जो मालिक हैं वो सर्वे सर्वा है, सर्वज्ञाता है, उन्हें सारे व्यवसाय से संबंधित समस्त क्षेत्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान है और वो बहुत आसानी से व्यवसाय से संबंधित निर्णयों को ले सकते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कई बार हानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अंगूठा टेक नियम का कड़ा विरोध किया। उनका ये कहना था कि व्यवसाय से संबंधित हर एक निर्णय व्यवसाय के मालिक या प्रबंधक नहीं ले सकते हैं। उन्हें जो भी निर्णय लेने चाहिए वो निर्णय उन्हें सहयोग की भावना से लिए जाने चाहिए। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने खुद के कुछ सिद्धांत निकाले, अपने सिद्धांतों का क्या किया, प्रतिपादन किया। बैटलर स्टील
लागू करने में उत्पादकता में 3 गुना वृद्धि हुई। इसलिए इन सिद्धांतों पर उचित विचार करना ही होगा। अभी हमने पढ़ा था बेथलेम स्टील कंपनी में वो खुद कार्यरत थे, तो उन्होंने कार्य की ऐसी कौन सी तकनीकें अपनाई जिसके कारण उस कंपनी की जो लाभदायकता है, जो उत्पादकता है, वो कितने गुना बढ़ गई थी? 3 गुना बढ़ चुकी थी। तो इसीलिए ये सिद्धांत हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए कि उन्होंने किसी व्यवसाय की उत्पादकता को 3 गुना बढ़ा दिया। तो ये जब 3 गुना परिवर्तन हुआ तो ये पूरे प्रबंध के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार से प्रबंध किया कि उसके कार्य में, उसके कार्यकाल में उस कंपनी ने इतना लाभ कमाया कि जहां पर वो 1 लाख रुपए कमा रहे थे वहां पर 3 लाख रुपए हो गए। इसीलिए टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत अत्यधिक क्या रहे? प्रशंसनीय रहे और विज्ञान में उनका जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके वो स्थापक माने गए और उन सिद्धांतों को नींव का पत्थर माना जाने लगा कि यदि हम इन सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध करते हैं तो हम अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपन भी समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और क्यों ये अंगूठा टेक नियम से ज्यादा उपयोगी समझे जाने लगे। तो सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने दिया विज्ञान की पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम। उन्होंने कहा कार्य करने के लिए विज्ञान को लाया जाए, ना कि अंगूठा टेक नियम को। इसका मतलब सारे निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता। आपको कार्य करने से पहले उस कार्य की प्रक्रिया को समझना होगा, उसके वैज्ञानिक पहलू को हमें समझना होगा। तो टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की पहल की। हम पहले ही प्रबंध के अंगूठा टेक नियम की तो चर्चा कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अंगूठा टेक नियम क्या था और उसकी सीमाएं क्या थी। कि अंगूठा टेक नियम के अंदर सारे निर्णय व्यवसाय के स्वामी या प्रबंधक लेते थे। अब क्योंकि सभी प्रबंधक अपने अंगूठा टेक नियमों को अपनाएंगे, ये स्वाभाविक था कि सभी प्रबंधक अपने अनुसार ही निर्णय लेंगे उस समय, क्योंकि क्या माना जाता था कि जो प्रबंधक या मालिक निर्णय ले रहा है वो उचित है और कोई उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता, कि समान रूप से प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि सभी जगह पर ये नियम समान रूप से प्रभावी नहीं हो से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सोचने का, निर्णय लेने का तरीका क्या था? अलग अलग था। तो टेलर का ये विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम विधि थी कि हम कार्य क्षमता में वृद्धि कर लें, यही एक सर्वोत्तम विधि है व्यवसाय की क्षमता को बढ़ाने की। व्यवसाय क्षमता को बढ़ाने की ये सर्वोच्चतम जो विधि है, ये किस तरीके से कार्य कर रही थी? इस पद्धति को अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जा सकता है कि हम क्या करना चाहते हैं। उसने कहा वैज्ञानिक पद्धति, और वैज्ञानिक पद्धति में भी क्या? कार्य क्षमता में वृद्धि करो। लोग जो वर्क कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी में वृद्धि करना ही एक सर्वोत्तम विधि है। पर अब प्रश्न ये उठ जाता है कि हम सर्वोत्तम वृद्धि करें तो कैसे करें? इस प्रकार से विकसित पद्धति से पूरे संगठन को अंगूठा टेक नियम के स्थान पर लागू किया जाना चाहिए। यानी कि जहां पर हम अंगूठा टेक नियम को लागू कर रहे हैं उसकी जगह पर हम क्या नियम लागू करें? कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक पद्धति के प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य का अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ तरीकों, एकीकरण, स्तरीय पद्धति के विकास के माध्यम से जांच पड़ताल सम्मिलित थी, जिसे पूरे संगठन में अपनाया जाए। उन्होंने कहा कार्य क्षमता में वृद्धि करनी है तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारी प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य का अध्ययन करो कि किसी कार्य को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें से उस कार्य को करने का
सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। उसके पश्चात स्तरीय पद्धति का भी विकास करना। स्तरीय पद्धति का मतलब जो हमने 3 स्तर पढ़े, प्रारंभिक, मध्य और लोअर, कि किसी कार्य को कौन व्यक्ति करेगा, उसको किस व्यक्ति को अपना जवाब दे होगा, इसकी भी जांच की जाए, ताकि ये पता चले कि जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वो कार्य सही है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल की जा सके। इसलिए स्तरीय पद्धति का विकास करना। तो कार्य क्षमता में वृद्धि का बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य कर सकता है, और उनकी क्षमता कैसे वृद्धि की जाएगी कि किसी कार्य को करने के पहले ये देखो कितने वेज है। यानी अगर आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि केक बनाना है, आप केक बनाना चाहते हो तो उस केक को आप कितने प्रकार से बना सकते हो। आप माइक्रोवेव के थ्रू यानी ओटीसी के थ्रू बना सकते हो, ओटीजी। आप चाहो तो उसको कुकर में भी बना सकते हो, या और कोई तरीका भी है क्या केक बनाने का। फिर ये देखो कि सबसे सही तरीका मैम ओटीजी है, माइक्रोवेव के थ्रू केक सबसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सभी जगह ये नियम लागू किया जाए कि केक किसकी तरह बनाया जाएगा, ओटीजी में ही बनाया जाएगा, माइक्रोवेव में ही बनाया जाएगा, ताकि कार्य को करने में कम समय लगेगा और लोग ज्यादा कार्य कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य हो, सबसे पहले के टेलर ने क्या कहा, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाए और ये देखा जाए कि उसको कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, और एकीकरण यानी हर कार्य को हर एक व्यक्ति समान प्रकार से करेगा, ताकि उत्पादकता या गुणवत्ता में भी क्या रहेगी, समानता रहेगी। तो उन्होंने कार्य क्षमता में वृद्धि को अंगूठा टेक नियम से क्या किया, प्रतिस्थापित किया। कि अंगूठा टेक नियम को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं कार्य से। उसके पश्चात सहयोग ना कि टकराव। सबसे बड़ा इन्होंने जो प्रतिपादित किया वो ये था सहयोग की भावना, कि एक संस्था की उत्पादन प्रणाली में 3 लोग कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। 3 लोग होते हैं जिनकी अहम भूमिका होती है कारखाने में। पहला प्रबंधक, मालिक और श्रमिक। प्रबंधकों को श्रमिकों से कार्य पूरा करवाने का अधिकार मिला होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रबंधक क्या करते हैं, श्रमिकों से कार्य को पूरा करवाने का अधिकार मिला होता है। यानी उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम श्रमिकों से कैसे कार्य को पूरा करवाएं ताकि हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसीलिए आप ये सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार के वर्ग भेद अर्थात प्रबंधक बनाम श्रमिक की सदा संभावना बनी रहती है। टेलर ने पाया कि यदि इस टकराव से श्रमिक, प्रबंधक अथवा कारखाना मालिक किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता है। हमेशा यदि मैनेजर इस एटीट्यूड से रहे कि मैं मैनेजर हूं, मेरी तानाशाही चलेगी, मैं जैसा कहूंगा कार्य वैसा ही किया जाएगा, तो श्रमिकों में हीन भावना पैदा होगी। या तो श्रमिक कार्य को छोड़कर चले जाएंगे या वो पूर्ण क्षमता से कार्य को नहीं करेंगे। तो टेलर का ये कहना था कि यदि इन तीनों में आपस में टकराव रहेगा तो कभी भी संस्था को लाभ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ना तो मालिक श्रमिकों को समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और ना ही श्रमिक मालिक की स्थिति को समझेगा। तो इसीलिए टेलर ने कहा कि हम सहयोग से कार्य करें, मिलजुल कर आपस में यदि कार्य करेंगे तो हम डेफिनेटली क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम सुनिश्चित रूप से लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने एक और बात इसी से मिलती जुलती प्रतिपादित की, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। कि जब सहयोग की बात आ रही है तो ये नहीं करना है कि हम ग्रुपिज्म कर रहे हैं, कि श्रमिक अपने संगठन के उद्देश्यों को तो भूल ही चुके हैं, वो सिर्फ व्यक्तिवाद यानी अपने पर्सनल उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्या मिले, वेतन मिले। हमने कार्य क्षमता में वृद्धि कर दी, हम 1 घंटे की जगह 10 घंटे कार्य कर रहे हैं, पर गुणवत्ता नहीं है। हम 10 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे वो उतना ज्यादा वेतन मिलेगा, लेकिन
लेकिन उसकी उस वेतन के लिए क्या आप सही गुणवत्ता की वस्तु बना रहे हो, यानी जो शेप आपको देना है, जो कार्य आपको करना है, वो सही प्रकार से हो भी रहा है या नहीं। तो जो व्यक्तिवाद का सिद्धांत था कि ना कि व्यक्तिवाद, ये टकराव के सिद्धांत का ही क्या है, विस्तार है कि सहयोग से तो कार्य करना है पर व्यक्तिवाद भी नहीं हो। व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम और प्रबंध के रूप में सहयोग होना चाहिए। कि व्यक्तिवाद का मतलब नहीं है कि हम व्यक्तिवाद नहीं करके श्रम और प्रबंध के पूर्ण सहयोग से कार्य करें, यहाँ ना कि टकराव के सिद्धांत का। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की क्या है, आवश्यकता है। अभियान करने का कार्य क्षमता में वृद्धि। सपोज दैट एक संस्था के अंदर दो व्यक्ति काम करते हैं, यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रतियोगिता करें कि मैं ज्यादा काम करूंगा इससे, मैं उसको कार्यों में सहयोग नहीं करके उसके कार्यों में गलतियां निकालूंगी, क्या होगा, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ खुद को बेस्ट करने की कोशिश में हम दूसरे को नीचा गिराएंगे, जिससे अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में हम व्यवसाय या संगठन के उद्देश्यों को तो प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। इसके विपरीत यदि हम दोनों लोग मिलकर साथ में कार्य करेंगे तो संस्था के उद्देश्यों को भी प्राप्त कर पाएंगे और एक दूसरे की सहायता भी कर पाएंगे। तो टेलर ने यही कहा कि सहयोग की भावना को विस्तार दिया जाए, ना कि व्यक्तिवाद को। यानी यदि हर एक व्यक्ति स्वयं के विकास में लग जाएगा तो संगठन का तो विकास होगा ही नहीं, हम एक दूसरे को ही हानि पहुंचाते रहेंगे। तो यहाँ पर सहयोग का मतलब मिलजुल कर आपस में कार्य करने की भावना का विस्तार करना। इसीलिए आवश्यक था कि यदि कर्मचारियों की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव आता है तो उसे ध्यान देना चाहिए, और उस सुझाव से लागत में पर्याप्त कमी आती है तो पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। कि सहयोग में जब उन्होंने कहा श्रम और प्रबंध, तो श्रमिकों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं, उनको ये महसूस करवाया जाए कि आप भी प्रबंध का एक पार्ट है। और यदि आप कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो हम डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर उस सुझाव को एक्सेप्ट करने से आपकी कॉस्ट में कमी आ रही है, आपको लगता है कि उस सुझाव को देने से व्यवसाय ने लाभ प्राप्त किया है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो ऐसे श्रमिक को पुरस्कार भी मिलना चाहिए, ताकि लोगों में इस भावना की वृद्धि हो कि वो ऐसे नए नए रचनात्मक सुझाव लेकर आए, वो मोटिवेटेड हो, प्रोत्साहित हो उस संस्था में कार्य को करने के लिए। इसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिक से अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। देखो, औद्योगिक कार्य क्षमता में अधिकांश रूप से कर्मचारियों की योग्यताओं पर निर्भर करती है। एक व्यवसाय में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्मचारी किस तरीके से कार्यों को कर रहे हैं या उनकी योग्यता कितनी है। वैज्ञानिक प्रबंध भी कर्मचारियों को विकास की मान्यता देता है। कर्मचारी वैज्ञानिक तरीकों से कार्य करने के परिणाम स्वरूप श्रेष्ठतम पद्धति में विकसित की गई, उसको सीखने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। टेलर ने क्या कहा था सबसे पहले, कि किसी भी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढो। तो जब आपने किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढ लिया है, जब आपको ये पता चल चुका है कि किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, उसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, कर्मचारियों में विकास की भावना को जागृत करना, कि ये सुनिश्चित करना कि कर्मचारी उस श्रेष्ठतम पद्धति को सीखने के योग्य हो और उनको उसके लिए क्या किया जाए,
प्रशिक्षित किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संस्था में कार्य को कैसे करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। क्यों? क्योंकि टेलर ने अपना पहला जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया? कार्य क्षमता में वृद्धि करना और अंगूठा टेक नियम को हटाना। तो हम तब तक अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे यहाँ कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं कर रहा या उस क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वयं में विकास नहीं कर रहा है। तो कोई भी संस्था तब तक संगठित नहीं हो सकती जब तक कि वो ये सुनिश्चित नहीं कर ले कि उसकी संस्था में जो कर्मचारी हैं वो इतने योग्य हैं कि वे स्वयं अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके और प्रशिक्षण के लिए तैयार हो, कि जो प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है उनको वो सीखें और अपनी कार्य क्षमता में क्या करें? वृद्धि करें। तो इस प्रकार से जब मैंने आपको टेलर के इन सिद्धांतों के बारे में समझाया तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहेंगे? अगर आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई, इनको समझाने के पश्चात टेलर का एक और, जब आप कार्य क्षमता में वृद्धि कर रहे थे तो आपसे अगर मैं निष्कर्ष के रूप में पूछूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता में अधिक वृद्धि करना चाहता है तो इसका क्या आशय है? तो टेलर का ये विचार रहा कि कुशलता की नींव कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया पर ही पड़ जाती है। कि जब भी कभी आप ये चाहते हो ना कि कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करे तो उनकी कुशलता की नींव कहाँ है? उनकी चयन प्रक्रिया पर है कि आप ऐसे कर्मचारियों को सेलेक्ट करो जिनमें अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने की भूख हो, जो स्वयं को संस्था के अनुसार क्या करना चाहते हो? परिवर्तित करना चाहते हो। प्रत्येक व्यक्ति का चयन इसीलिए वैज्ञानिक रीति से हो। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार हो। यानी जो भी कार्य आप उसे दें वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता पर। तो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का विकास के 2 तरीके बताए उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? कि ऐसे व्यक्तियों को आप पहले तो चयन करें ताकि उनको बाद में प्रशिक्षित किया जा सके। तो सबसे पहले तो आपका चयन का प्रोसेस ही होना चाहिए ना। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को लेकर आ जाते हो और कहते हो कि इसकी कुशलता में वृद्धि करो, इसको कंप्यूटर सिखाओ, सिखा पाएंगे? उसको कंप्यूटर सिखाने के लिए पहले उसको शिक्षित करना जरूरी होगा और जितना कार्य हम उस पर सौंपेंगे तब तक तो देश कहीं और निकल जाएगा। तो संस्था में ऐसे व्यक्तियों का चयन करो जो कुशलता में वृद्धि करने में सहायक बने। इसीलिए कुशलता की जो चयन है उसका नींव कहाँ से रखी जाएगी? चयन की प्रक्रिया से। तो हम वैज्ञानिक रीति से ही चयन करें और हर एक व्यक्ति को वो कार्य सौंपा जाए जिसके लिए वो योग्य हो। उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों योग्यताओं को ध्यान में रखा जाए। कहते हैं ना कि अगर कार्य आपकी पसंद का हो तो उस कार्य को करने में मजा आता है। हमेशा वो वर्क करना चाहिए जो आपको करना पसंद हो। तो इसीलिए टेलर का भी यही मानना था कि हर एक व्यक्ति को वो कार्य दिया जाए जिसके लिए वो योग्य है। तो आज की क्लास में हमने निष्कर्ष के रूप में क्या सोचा या हमने निष्कर्ष में क्या पढ़ा? हमने निष्कर्ष के रूप में ये पढ़ा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रबंधदाता हैं, जो प्रवर्तक हैं, जो डेवलपर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो कौन थे? F.W. टेलर थे, जिन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में एक नए शब्द का प्रतिपादन किया। क्या कहा? वैज्ञानिक प्रबंध।
हम जहां अंगूठा टेक नियम को अपना रहे थे, जहां हम ये मान रहे थे कि प्रबंधकों के निर्णय क्या है, सही है, वो सर्वे सर्वा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे कार्य क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो, कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच में सहयोग की भावना को जन्म दिया जाए, ना कि टकराव को। तीसरा सिद्धांत उन्होंने कहा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कि हमें सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है, यानी प्रबंध और श्रमिकों को साथ में मिलकर कार्य करना है। और सबसे लास्ट में सबसे अहम बात उन्होंने कही कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और समृद्धि के लिए विकास करना, यानी ऐसे व्यक्तियों का चयन करना जो संस्था के लिए क्या हो, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्योल के प्रशासनिक प्रबंध और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम में। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाने वाला है। और वैज्ञानिक प्रबंध आज ही नहीं, आप आगे जाके प्रबंध के क्षेत्र में कुछ भी पढ़ाई करते हैं, वहां आपसे जरूर पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के स्थापक कौन थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जीवन परिचय क्या था, इन्होंने कौन से सिद्धांत के प्रतिपादन किया, क्यों ये सिद्धांत इतने ज्यादा प्रचलित हुए। तो आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ही नींव के पत्थर हैं, यानी अगर कल को आप भी एक कुशल प्रबंधक बनना चाहते हैं तो आपको भी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध और उसके सिद्धांतों को समझाया। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है जो टॉपिक, प्लीज कमेंट करिए, आपके कमेंट्स ही मुझे बता पाएंगे कि आपको कहां पे प्रॉब्लम हुई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फ्योल के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में बताऊंगी कि फ्योल कौन थे और उन्होंने कौन से सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही मन लगा करके